नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी लड़ाई की गहराई में उतर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान के भविष्य पर आप कह सकते एक बहुत गहरा असर डाला। 1556 में लड़ी रही पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये वो मोड़ था जिसने तय किया कि दिल्ली किसके पास रहेगी और आने वाली सदियां कैसी होंगी। सोचिए जरा, एक तरफ है 13 साल का एक लड़का अकबर, मुगल शहजादा, जिसके पिता हुमायूं की मौत अभी हुई है और सल्तनत मतलब बिल्कुल डामाडोल है। हाँ, बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल था। और दूसरी तरफ हेमू, एक कमाल का सेनापति जिसने अफगान शासक आदिल शाह सूरी की तरफ से लड़ते लड़ते खुद को ही दिल्ली का सम्राट बना लिया था। तो आज की कहानी के जो मुख्य किरदार है वो है युवा अकबर, जिसका सब कुछ दांव पर है। उसके संरक्षक, उसके गार्जियन और सेनापति बैरम खान बहुत अनुभवी, बिल्कुल बहुत तजुर्बेकार। जो किसी तरह मुगल किस्मत को बचाने में लगे हैं। और फिर है हेमचंद्र विक्रमादित्य मतलब हेमू, जो अपनी काबिलियत से दिल्ली के तख्त तक पहुंच गए थे। दांव पर सिर्फ दिल्ली नहीं थी, पूरा नॉर्थ इंडिया था। सवाल यह था कि क्या हुमायूं की मौत मुगल साम्राज्य का अंत थी या अकबर का सितारा चमकेगा। और ये सारी बातें हम उस जमाने के हिस्टोरिकल अकाउंट्स और जो बाद में एनालिसिस हुए हैं उनके आधार पर कर रहे हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई मिलिट्री क्लैश नहीं था, ये उस वक्त की जो भयानक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसका नतीजा था। हुमायूं, आप सोचिए, शेरशाह सूरी से हारकर 15 साल बाहर रहे। हाँ, निर्वासन में बड़ी मुश्किल से दिल्ली वापस मिली थी उन्हें, लेकिन फिर उनकी अचानक मौत हो गई, सब कुछ अनिश्चित। बिल्कुल। पानीपत की ये दूसरी लड़ाई इसीलिए इतनी अहम है क्योंकि इसने न सिर्फ मुगल एम्पायर को बचाया बल्कि उसे वो मजबूती दी जिस पर अकबर ने आगे चलकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इसके पीछे की पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, वो सब बहुत दिलचस्प है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हुमायूं की मौत के वक्त, जैसा आपने कहा, वो मुश्किल से दिल्ली लौटे ही थे। जनवरी 1556 की बात है। जी। अपने ही बनाए किले दीनपना, जिसे हम पुराना किला भी कहते हैं, उसमें एक लाइब्रेरी थी, शेर मंडल। उसकी सीढ़ियों से गिरे और मौत हो गई। कितना अजीब इत्तेफाक है ना, जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। सच में। और जैसे ये खबर फैली, मुगल खेमे में तो जैसे हड़कंप मच गया। अकबर तब सिर्फ 13 साल के थे, बहुत छोटे थे, और पंजाब में थे अपने संरक्षक बैरम खान के साथ। कलानूर नाम की एक जगह है, वहां 14 फरवरी 1556 को एक बहुत ही साधारण से चबूतरे पर ईंटों का सिंहासन बनाया गया। हाँ, बस एक सिंबॉलिक चीज थी वो। और अकबर की ताजपोशी कर दी गई। लेकिन ये नाम की ताजपोशी थी। दिल्ली दूर थी, खजाना खाली और दुश्मन चारों तरफ, खासकर अफगान। बिल्कुल, ये मुगल सल्तनत के लिए एक भयानक संकट का समय था, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं। हुमायूं की मौत ने एक पावर वैक्यूम बना दिया था। हाँ, शक्ति शून्य। और अफगान खासतौर पे सूरवंश के जो दावेदार थे, जो बाबर और हुमायूं से हार चुके थे, वो तो इसी मौके की फिराक में थे कि दिल्ली वापस ली जाए। आदिल शाह सूरी, जो सूरवंश का ही था, उसने अपने सबसे काबिल जनरल हेमू को ये काम सौंपा। और हेमू ने तो कमाल ही कर दिया, उम्मीद से कहीं ज्यादा। हाँ, हेमू की कहानी अपने आप में गजब की है। हरियाणा के रेवाड़ी से थे। कहा जाता है कि या तो नमक बेचने वाले परिवार से या कुछ कहते हैं पुरोहित परिवार से। हाँ, अलग अलग बातें हैं। लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो आदिल शाह सूरी के दरबार में पहुंचे। पहले रसद सप्लाई देखते थे, फिर वजीर बने और आखिर में कमांडर इन चीफ। उनका एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री स्किल कमाल का था। बिल्कुल। जैसे ही हुमायूं की मौत की खबर मिली, हेमू एक बड़ी सेना लेकर निकला। ग्वालियर जीता, आगरा जीता और सीधा दिल्ली की तरफ बढ़ गया। और दिल्ली के ठीक बाहर तुगलकाबाद में 7 अक्टूबर 1556 को उसने मुगल गवर्नर तारदी बेग खान की सेना को बुरी तरह हराया। बुरी तरह? तारदी बेग तो भाग खड़ा हुआ। हाँ, जान बचाकर भागा। ये मुगलों के लिए बहुत बड़ी हार थी और शर्मिंदगी भी। इस जीत के बाद हेमू दिल्ली में दाखिल हुआ और यहीं उसने वो ऐतिहासिक कदम उठाया। हाँ, बताइए। उसने आदिल शाह सूरी से खुद को आजाद घोषित कर दिया। कहा, अब मैं ही सम्राट हूं, और टाइटल लिया विक्रमादित्य। प्राचीन भारतीय सम्राटों वाला टाइटल। जी। और अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए। ये लगभग 350 साल बाद हुआ था कि दिल्ली की गद्दी पर कोई हिंदू सम्राट बैठा था। इस एक घटना ने मुगलों को पूरी तरह से जैसे पंजाब में धकेल दिया था। बिल्कुल कोने में। कई बड़े मुगल सरदार तो इतने डर गए कि उन्होंने बैरम खान को सलाह दी कि भाई वापस काबुल चलो, यहाँ कुछ नहीं रखा। हाँ, लॉजिकल भी लग रहा था उनको। उनका कहना था कि हेमू की सीना बहुत बड़ी है, उसके पास इतने हाथी हैं, दिल्ली भी उसी के पास है, सीधे लड़ना तो मतलब खुदकुशी है। यहीं पर बैरम खान का रोल आता है।
वो बहुत तजुर्बेकार और इरादे के पक्के जनरल थे। उन्हें पता था कि अगर अभी पीछे हटे तो शायद हिंदुस्तान हमेशा के लिए हाथ से गया। उन्होंने काबुल लौटने की सलाह को बिल्कुल खारिज कर दिया। कहा कि नहीं, हेमू को ताकत जमाने का वक्त नहीं देना है, फौरन हमला करना है। और इसी बीच उन्होंने एक और सख्त कदम उठाया। हाँ, वो तारदी बेग खां वाला मामला। जो दिल्ली हार कर भागा था। बैरम खान ने उसे मौत की सजा दे दी। ये काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है ना? कुछ कहते हैं कि बैरम खान ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए ऐसा किया, अकबर पर अपना कंट्रोल और मजबूत करने के लिए, क्योंकि तारदी बेग भी एक बड़ा तुर्क सरदार था। हाँ, वो भी एक पहलू है। कुछ का तर्क है कि नहीं, ये जरूरी था बाकी सरदारों में डिसिप्लिन लाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि नाकामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजह जो भी रही हो, इस कदम ने बैरम खान की अथॉरिटी जरूर मजबूत कर दी। सब समझ गए कि ये आदमी सख्त है। हाँ, ये एक हार्ड स्टेप था, लेकिन शायद उस वक्त के हिसाब से बैरम खान को ये जरूरी लगा। मुगल सेना में एक डर और डिसिप्लिन दोनों आए इससे। इसके बाद बैरम खान ने फौरन दिल्ली कूच का फैसला किया, अकबर को साथ लिया और सेना पंजाब से चल पड़ी पानीपत के मैदान की तरफ। पानीपत, वही मैदान जहां ठीक 30 साल पहले 1526 में अकबर के दादा बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। बिल्कुल। इतिहास फिर से उसी मैदान पर एक बड़े फैसले का इंतजार कर रहा था। अब जरा दोनों सेनाओं की ताकत देखें। हेमू की सेना वाकई बहुत बड़ी थी। आंकड़े अलग अलग हैं, पर माना जाता है कम से कम 30,000 राजपूत और अफगान घुड़सवार थे। और पैदल सेना अलग। पैदल सेना अलग, और सबसे बड़ी ताकत है उसके 500 से ज्यादा ट्रेन्ड वॉर एलिफेंट्स। हाँ, हाथी उस जमाने में टैंक की तरह होते थे। बिल्कुल, उन पर तोपची और बंदूकची भी बैठ सकते थे। और हेमू खुद एक बहुत बड़े हाथी पर सवार था, जिसका नाम था हवाई। इसके मुकाबले में मुगल सेना काफी छोटी थी, शायद 10,000 से 15,000 घुड़सवार ही होंगे। बस इतना फर्क। हाँ, फर्क काफी था, लेकिन मुगलों के पास कुछ एडवांटेजेस थे। एक, उनके घुड़सवार ज्यादा स्किल्ड थे, खासकर तीरंदाजी में, सेंट्रल एशियन स्टाइल। अच्छा। दूसरा, बैरम खान जैसा कमांडर था जिसने सेना को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। तीसरा, उनके पास थोड़ा बहुत तोपखाना भी था, उतना नहीं जितना पहली लड़ाई में बाबर के पास था, पर था। और शायद सबसे बड़ी बात, उनका मोराल। हाँ बिल्कुल, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे। हारने का मतलब था सब खत्म, डू और डाई सिचुएशन थी उनके लिए। और फिर आया वो दिन, 5 नवंबर 1556, पानीपत का मैदान। दोनों सेनाएं आमने सामने, माहौल में जबरदस्त टेंशन महसूस किया जा सकता है। जीत रहा था, सेना बड़ी थी। दूसरी तरफ बैरम खां और छोटा सा अकबर, जिनके लिए ये करो या मरो का पल था। लड़ाई शुरू हुई और हेमू ने अपने हाथियों से जबरदस्त हमला किया। हाँ, एलिफेंट चार्ज। हाथियों का वो रेला इतना भयानक था कि उसने मुगल सेना के राइट और लेफ्ट विंग्स को लगभग तोड़ ही गया। मुगल सैनिक हाथियों से लड़ने के उतने आदी नहीं थे। इनमें भगदड़ सी मचने लगी। हाँ बिल्कुल। हेमू खुद अपनी सेना के सेंटर को लेकर आगे बढ़ रहा था और मुगल सेंटर पर प्रेशर बना रहा था। बिल्कुल। शुरू के कुछ घंटे तो ऐसा ही लग रहा था कि हेमू जीत जाएगा। जीत पक्की है। हाँ। मुगल सेना पीछे हट रही थी। हेमू खुद हाथी पर बैठकर सेना को डायरेक्ट कर रहा था, लड़ भी रहा था। उसका लीडरशिप वाकई कमाल का था, प्रेरणा देने वाला। मुगल तीरंदाजों ने बहुत कोशिश की हाथियों को रोकने की, उनके महावतों को निशाना बनाया, लेकिन हाथियों का फोर्स इतना ज्यादा था कि मुगल पीछे हटने लगे। कई बड़े मुगल सरदार या तो मारे गए या घायल हो गए। यहाँ तक कि मुगल सेना का जो सेंटर था, जहाँ अकबर और बैरम खां खुद थे, हालांकि अकबर को थोड़ा पीछे सेफ्टी में रखा गया था। हाँ, वो सिर्फ 13 साल के थे। उस पर भी भारी दबाव आ गया था। बैरम खां ने अपने रिजर्व सैनिकों को आगे भेजा, लेकिन सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। लग रहा था अब बस कुछ देर और मुगल सेना बिखर जाएगी, हेमू जीत जाएगा। लेकिन तभी, कहते हैं ना, किस्मत का खेल, जब जीत हेमू के बिल्कुल सामने दिख रही थी, तभी क्या हुआ? एक आवारा तीर पता नहीं कहां से आया, सीधा हेमू की आंख में लगा। आंख में? हाँ, और जोर से लगा। आंख को चीरता हुआ सिर के अंदर धंस गया। हेमू जोर से चिल्लाया और अपने हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिर पड़ा। बाप रे! सोचिए, एक पल पहले जो आदमी जीत रहा था, अगले ही पल जख्मी, बेहोश। उसके महावत ने थोड़ी समझदारी दिखाई। हाँ। उसने हाथी को मैदान से बाहर निकालने की कोशिश की ताकि सेना का मोराल डाउन ना हो। हाँ, छुपाने की कोशिश की। लेकिन एक मुगल सैनिक था, शाह कुली महरम। उसने हाथी पहचान लिया। उसने महावत को धमकाया और हाथी को सीधा बैरम खान के पास ले गया। और बस यही था लड़ाई का टर्निंग पॉइंट। एक तीर। जैसे ही सेना में यह खबर फैली कि उनका लीडर हेमू या तो मारा गया या पकड़ा गया, भगदड़ मच गई। अच्छा। जो सेना कुछ देर पहले जीत रही थी, वो बिना लीडर के बिखरने लगी।
सैनिकों का हौसला बिल्कुल टूट गया, डिसिप्लिन खत्म, हर कोई बस जान बचाने के लिए भागने लगा। गजब, मतलब एक लीडर के गिरने का इतना असर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हेमू की सेना कितनी ज्यादा उसके अपने करिश्मे और लीडरशिप पर डिपेंडेंट थी। बैरम खान ने जरा भी देर नहीं की, फौरन हुक्म दिया, पूरी ताकत से हमला करो। हाँ, मौके का फायदा उठाया। मुगल घुड़सवार भागती हुई अफगान सेना पर टूट पड़े, हजारों सैनिक मारे गए, बाकी सब तितर बितर। पानीपत का मैदान एक बार फिर मुगलों की जीत का गवाह बना, लेकिन इस बार जीत जितनी डिसाइसिव थी उतनी ही अनएक्सपेक्टेड भी। बेहोश हेमू को पकड़कर अकबर और बैरम खां के सामने लाया गया। अब यहाँ पर जो बातें कही जाती है वो थोड़ी अलग अलग है। हाँ, हिस्टोरिकल अकाउंट्स में थोड़ा फर्क है। ज्यादातर ये मानते हैं कि बैरम खान ने अकबर से कहा कि वो इस काफिर दुश्मन का सर काटे और गाजी का टाइटल ले। गाजी मतलब धर्म के लिए लड़ने वाला। हाँ, लेकिन कहते हैं कि 13 साल के अकबर ने मना कर दिया, कहा कि मैं एक घायल लगभग मरे हुए आदमी पर तलवार नहीं उठाऊंगा। ये घटना अक्सर अकबर के कैरेक्टर को दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी उदारता, उसकी शुरुआती समल। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये शायद बाद में जोड़ी गई कहानी है अकबर की इमेज बनाने के लिए। हो सकता है। खैर, जो भी हुआ हो, अकबर के मना करने के बाद बैरम खान ने खुद हेमू का सिर काट दिया। अच्छा। हेमू का कटा हुआ सिर काबुल भेजा गया और धड़ दिल्ली के पुराने किले के दरवाजे पर लटका दिया गया, एक सख्त संदेश देने के लिए। इस जीत के नतीजे तो फौरन दिखे। मुगल सेना तेजी से आगे बढ़ी, दिल्ली पर फिर आगरा पर बिना किसी खास लड़ाई के दोबारा कब्जा कर लिया। हाँ, अब कोई बड़ी चुनौती बची नहीं थी। हेमू का सारा खजाना, संपत्ति सब मुगलों के हाथ लगा। नॉर्थ इंडिया में अफगान चुनौती लगभग खत्म और मुगल सत्ता एक बार फिर मजबूती से जम गई। लेकिन इस जीत का असर सिर्फ दिल्ली आगरा तक नहीं था, वो बहुत दूर तक गया। पहली बात, इसने मुगल एम्पायर को, जो हुमायूं की मौत के बाद लगभग खत्म होने वाला था, उसे एक नई जिंदगी दी। हाँ, एक तरह से दोबारा जन्म हुआ। इसने अकबर के इतने लंबे और प्रभावशाली शासन की नींव रखी। अगर हेमू जीत जाता तो शायद नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री बिल्कुल अलग होती, शायद एक नया हिंदू राजवंश आता। बिल्कुल, इसे वाकई अकबर की नियति की शुरुआत कह सकते हैं। इस जीत ने न सिर्फ सल्तनत बचाई बल्कि युवा अकबर को वो स्टेज दिया जहां से वो अपनी नीतियां लागू कर सका, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, जिसने मुगल एम्पायर को उसकी असली पहचान दी। सही कहा। पानीपत की पहली लड़ाई ने नींव रखी तो दूसरी ने उसे वो स्थिरता दी, वो मजबूती दी जिससे वो सदियों तक चला। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस जीत ने बैरम खान की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी। हाँ, क्योंकि अकबर तो नाबालिग थे। बिल्कुल, तो अगले 4 साल तक बैरम खान ही असल में शासक रहे, डी फैक्टो रूलर। उन्होंने इस दौरान कई और विद्रोह दबाए, साम्राज्य को कंसोलिडेट किया। हालांकि बाद में यही बढ़ती हुई पावर और उनकी सख्ती अकबर के साथ उनके टकराव की वजह बनी और 1560 में उन्हें हटा दिया गया। जी, तो इस जीत के नतीजे बैरम खान के लिए भी मिले जुले रहे। और पानीपत का मैदान, उसका सिंबॉलिक मतलब और भी गहरा हो गया। हाँ बिल्कुल, उनके इतिहास में पावर शिफ्ट का, एम्पायर बनने बिगड़ने का एक जबरदस्त सिंबल बन गया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हुमायूं की अचानक मौत, मुगल साम्राज्य खतरे में, हेमू के रूप में एक जबरदस्त चैलेंज, दिल्ली पर कब्जा, हाँ फिर बैरम खां का पक्का इरादा और स्ट्रैटेजी, मुगलों को पानीपत तक लाना, लड़ाई में हार लगभग तय लग रही थी। बिल्कुल। लेकिन तभी किस्मत का वो एक तीर जिसने पूरा खेल पलट दिया। हेमू हारा, मारा गया। ये विश्लेषण इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक अकेली लड़ाई या लड़ाई के अंदर का एक छोटा सा लम्हा इतिहास का रुख मोड़ सकता है। इसने न सिर्फ एक एम्पायर बचाया बल्कि अकबर जैसे रूलर के लिए रास्ता खोला, जिसका असर आज भी इस सबकॉन्टिनेंट पर महसूस होता है। बिल्कुल, और ये हमें उस पुराने सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, इतिहास को कौन ज्यादा कंट्रोल करता है? महान लोगों की प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी विल पावर, या फिर चांस, किस्मत, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं, जैसे हेमू की आंख में लगा वो तीर? पानीपत की दूसरी लड़ाई शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे प्लानिंग और चांस दोनों मिलकर इतिहास की कहानी लिखते हैं। एम्पायर बनाने और बचाने में तैयारी कितनी जरूरी है और किस्मत का साथ कितना, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम हमेशा सोचते रहेंगे। और इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।